आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन्स। अ कोलिजन एज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज exert relatively strong forces on each other for a relatively short time। आइसोलेटेड इवेंट हम उस इवेंट को कहते हैं जिसमें हम बाहर से जो फोर्सेस किसी इवेंट पे लग रही हैं उनको हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। और इस केस में जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से स्ट्रांगली कोलाइड करती है फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एकदम से टकराएगी और वापस हो जाएगी, ठीक है। तो उस तरह के इवेंट को हम कोलिजन कहते हैं। हमारे पास दो तरह के कोलिजन रहते हैं, एक है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। अ कोलिजन इन विच देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता है उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसमें आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। द फोर्सेस इन्वॉल्व आर कंजर्वेटिव। जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वो कंजर्वेटिव इन नेचर रहेंगी। उसके बाद हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें। अ कोलिजन इन विच देयर अकर सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एन इन इलास्टिक कोलिजन। द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड हेयर। आपका इन इलास्टिक कोलिजन में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। इसका रीज़न दिया गया है कि कुछ एनर्जी आपकी साउंड और हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। जैसे टकराने की आवाज़ आती है, साउंड आता है, ठीक है, और चीज़ें टकराने के बाद गर्म हो जाती हैं, तो दैट मीन्स देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। द फोर्सेज इन्वॉल्व मे बी नॉन कंजर्वेटिव। जैसे आपका हीट लॉस हो जाएगा तो उसको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जनरली आपकी फोर्सेज कैसी हैं, नॉन कंजर्वेटिव रहती हैं। जो इलास्टिक कोलिजन है ये आपका जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं उनको हम इलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं। और जो आप डेली लाइफ में रूटीन में जो कोलिजन देखते हो, जैसे कोई बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है, वो आपके सारे इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं। तो जनरली डेली लाइफ में हमें इन इलास्टिक कोलिजन मिलते हैं, इलास्टिक कोलिजन नहीं मिलते हैं। इलास्टिक कोलिजन आपके कहाँ रहते हैं, जैसे आइडियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या होता है इसको हम देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो पहले इसकी डेफिनेशन आप देख लो, डिटेल में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आपकी जो वैल्यू है ये 1 रहती है, मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये इक्वल होंगे, आपका वैल्यू 1 आएगी। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई आपका 0 रहता है, दैट मीन्स V2 माइनस V1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी ये 0 हो सकता है। अब हम इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन में इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर हम लेते हैं दो बॉडीज़ जो आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और टकराने के बाद उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने आपको कहा ना कि इलास्टिक कोलिजन मतलब जिसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, एंड टकराने के बाद भी वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहे, इसलिए इसको 1 डायमेंशन कहा है, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। हमने दो बॉल्स लिए ए एंड बी, दोनों का मास है m1 एंड m2। शुरू में उनकी वेलोसिटी मानी है u1 एंड u2, जिसमें u1 ज़्यादा होगी और u2 कम होगी, तभी पीछे वाली बॉडी आगे आके टकरा सकती है। और आफ्टर कोलिजन आपकी जो वेलोसिटी है वो v1 एंड v2 मान ली गई है। v2 विल बी ग्रेटर देन v1, मतलब आगे वाले की स्पीड ज़्यादा होगी पीछे वाले से, तभी वो दूर जा पाएगा, अदरवाइज नहीं तो वो टकराते ही रहेंगे। तो कोलिजन से पहले पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए और टकराने के बाद आगे वाले की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, बस ये चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है। अब हमने जैसा कि देखा था इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है, तो इसमें लीनियर मोमेंटम बड़ा सिंपल है। फर्स्ट बॉडी का लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी प्लस m2u2, मतलब ये हो गया बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन हुआ m1u1 प्लस m2u2। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, m1v1 प्लस m2v2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं बिफोर कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब ये कहता है कि लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व है। जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो लेफ्ट हैंड जो आपका लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन है इट मस्ट बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
यहाँ पे हम m1 वाली टर्म को एक साइड में कर लेंगे तो ये u1 आ गया, और यहाँ से v1 इधर आएगा, m1 v1 तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा u1 माइनस v1। इस तरह m2 v2 से m2 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा v2, और एक m2 यहाँ से कॉमन ले, यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस u2। तो इस तरह से आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी लीनियर मोमेंटम की। उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मतलब वही m1 u1 m2 u2 लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये दूसरे बॉल के लिए, ये पहले बॉल के लिए। फिर आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी होगी v1 और v2, तो उस तरह से आप इसको यूज करेंगे। फिर ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी भी आपकी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है, मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं हाफ सारे टर्म से डिलीट कर दूंगा, तो आ जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इजक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। फिर हमने वही m1 और u1 m1 वाली टर्म को एक साइड कर लिया, तो ये v1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m1 कॉमन आ गया। इसी तरह m2 वाली टर्म को एक साइड में कर लेंगे, तो ये वाली टर्म जब राइट साइड में आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा v2 स्क्वायर ये वाला, और ये आ जाएगा माइनस u2 स्क्वायर। फिर इसमें आपने ये इक्वेशन नंबर 2 कर दिया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आपने डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो m1 से m1 कट जाएगा, m2 से m2 कट जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सभी ने पढ़ा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे भी वैसे होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। v2 माइनस यू2 से v2 माइनस यू2 कट जाएगा, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कट जाएगा। आपके पास क्या रह गया, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब मैंने u1 माइनस u2 कर लिया है, इधर आ गया, और v1 v2 माइनस v1 ये आपका इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। इस वाले टर्म को बोलते हैं हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच मतलब u1 फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल को अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये टकराने के बाद की स्पीड है, तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो दोनों आपने ध्यान में रखने हैं कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इस इक्वेशन से v2 निकाल लिया, मैथमेटिकली आप निकाल सकते हो, तो ये बन जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1। अब आज इस इक्वेशन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। तो v2 की वैल्यू मैं यहाँ पूरी पुट कर रहा हूँ, माइनस u2 आपने वैसे ही रख देना है। फिर आप इसको खोल लो, u1 प्लस v1 और u2 ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस 2u2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद m1 u1 माइनस m1 v1, इसको आप ब्रैकेट को खोल लो, तो m2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ये आपको आता है, आपने सिंपल मैथमेटिक्स देखा होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो आपकी v1 वाली टर्म है इनको हम राइट साइड में इकट्ठा कर लेंगे। तो ये m2 v1 एक हो गया, और ये माइनस वाला राइट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे टर्म आप लेफ्ट साइड में ले आओ, तो m1 u1 तो ऑलरेडी है, m2 u1 आपका प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस m2 u1, और ये माइनस है तो प्लस 2m2 u2। अब आप सारी टर्म को एक्सचेंज कर लो, इधर उधर कर लो, तो उससे साइन चेंज नहीं होते हैं। तो मैंने m2 प्लस m1 ब्रैकेट के बाहर b1 क्योंकि कॉमन है इन दोनों में, इसको मैंने लेफ्ट साइड में कर दिया, और ये सारी टर्म उठा के राइट साइड में कर दी। तो इससे मैंने आपको कहा साइन चेंज नहीं होते हैं अगर आप बिल्कुल पूरी टर्म को एक्सचेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे v1 निकालेंगे तो बन जाएगा m1, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, m1 माइनस m2 से क्या कॉमन आ रहा है, u1, तो मैंने ये कॉमन ले लिया, प्लस 2m2 u2 हो गया, और ये m1 प्लस m2 से इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में। सिमिलरली हम v2 भी निकाल सकते हैं। v2 के लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे चेंजेस आपने इसमें करने हैं, जहाँ m1 है वहाँ m2 कर लो, जहाँ m2 है वहाँ m1 कर लो, u1 की जगह u2, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 तो आपने यही चेंज इसमें करना है। इससे आप सिमिलरली v2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है कि अगर दोनों बॉडीज़ का मास इक्वल है तो क्या होगा, दोनों बॉडीज़ का मास अगर m ले लें तो m माइनस 1 m 0, ठीक है, ये टर्म पूरी उठ जाएगी। तो v1 कितना हो गया, 2m u2, 2m u2, m2 का m लिख लेना है, ठीक है। और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 2m, क्योंकि m है दोनों ही, कट जाएंगे तो u2 आ गया। सिमिलरली v2 आप कैलकुलेट करोगे तो u1 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें मिल रहा है कि जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी फर्स्ट बॉडी की वो होगी उसकी सेकंड बॉडी के इक्वल। मतलब डायग्राम में अगर हम देखें तो v1 की जो स्पीड है वो u2 के बराबर हो जाएगी, और v2 की स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, u1 के बराबर। मतलब सिंपल सेंस में कहें तो इन्होंने वेलोसिटीज एक्सचेंज कर ली, जो स्पीड से पहले चल रही थी बॉडी वो दूसरे की हो जाएगी, और जो दूसरे से चल रही थी उसकी वो
पहले की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से और स्पेशल केसेस आप इसके देख सकते हो, इसको आप बुक से देख के सॉल्व कर सकते हो।